ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तो होम चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मित्रों, बहुत बार ऐसा होता है कि आप कोई नया कार्य करने के लिए जा रहे हैं, जैसे कि बच्चों का मुंडन हो, शादी विवाह का आयोजन हो, करने जा रहे हो, चाहे आपके रिश्तेदार की हो, आपके बच्चों की हो, या गृह प्रवेश जैसा या भूमि पूजन जैसा। आपने कहीं नई भूमि ली है, उसका पूजन कराने के बारे में मुहूर्त कराने की सोच रहे हैं कि जल्दी से गृह प्रवेश कर लें। तो कई बार क्या होता है कि जैसे ही पंडित जी के पास आप जाते हैं तो वो कहते हैं कि अभी मत कीजिए, इतनी तारीख से उतनी तारीख तक लेके तारा डूबा हुआ है। क्या है ये तारा डूबा हुआ, क्यों डूबता है, क्या कारण है। अब क्योंकि जो ज्योतिषाचार्य हैं वो अपने बारे में ज़रूर आपस में अपनी, जैसे दो डॉक्टर एक केमिस्ट आपस में अपनी भाषा में बात करते हैं, तो ज्योतिष विद्वान अपनी भाषाओं में उसकी बात करते हैं। लेकिन जो आम जन है, अब पंडित जी ने तो कह दिया कि तारा डूब गया, लेकिन कई बार आदमी का, जो आम आदमी है, उसका सिर चकरा जाता है कि तारा कहाँ डूबा है, कौन से समुद्र में डूब रहा है तारा। तो आज उसी बारे में चर्चा करने वाला हूँ कि तारा डूबना किसको बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को जिज्ञासा होती है जानने की, कई लोग मोटे मोटे तौर पे पता भी कर लेते हैं, लेकिन कोशिश करूंगा कि बिल्कुल सरल भाषा में इसका मतलब समझाने की कोशिश करूंगा अपनी अल्प बुद्धि के द्वारा। और अलग अलग लोगों का डीपली बहुत बड़ा मत हो सकता है दोनों तारों को लेकर के। अभी तो आप बोलेंगे कि अभी तो एक तारा डूबने की बात हो रही थी, अब दो कहाँ से हो गई। तो जी हाँ, दो तारे हैं ज्योतिष विज्ञान के अनुसार। तभी मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखिएगा, हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन वो जो वीडियो आप देख रहे हैं, वो जो ज्ञान आप अर्जित करेंगे, चाहे आप थोड़ा समय लगा करके, चाहे 10 मिनट लगा करके, 20 मिनट लगा करके, 30 मिनट लगा करके, एक ही बार तसल्ली से जब वीडियो देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो फिर लाइफ टाइम भी कई बार वो ज्ञान हमारे पास रहता है। कि कई बार ऐसा होता है कि हम पंडित जी से पूछने लायक हो जाते हैं कि भैया पंडित जी, ये तारा ऐसे कैसे, कितनी तारीख को, कैसे, क्या है। नहीं तो कई बार लोग ज्योतिषचार्यों से वो डिस्कस ही नहीं कर पाते कि हमारे तो ऊपर से निकल रहा है, ऊँचियाँ निकलना पंडित जी दियाँ। मतलब पंडित जी की बातें जो है ऊंची हैं, बहुत ही हमारे ऊपर से जा रही हैं, क्योंकि वो अपनी ज्योतिष भाषा में बात करते हैं। कई बार होता है ना, मंदिर के अंदर जाते हैं तो ये शनि भारी हो गया, ये केतु ऐसा हो गया। तो जो ज्योतिषविद हैं वो अपनी भाषा में बात करते हैं, लेकिन जो आम आदमी है, आम जन है, जो सामान्य जन है, उसका सिर चकरा जाता है। तो आज का वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि तारा डूबने पर क्यों हम बोलते हैं। आज वैसे दोनों ही, अगर दोनों तारों की बात करेंगे तो वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि समय का भी ख्याल रखना है ना। कल ही काल है तो लोगों के पास समय कम है, तो कम समय, कम अवधि में अब सब कुछ ही परोस देना कई बार बड़ा कठिन होता है। एक ही थाली में अगर 50-60 सब्जियां डाल दो, 56 भोग कहना आसान है मेरे भाई, लेकिन उसको खा के डाइजेस्ट करना भी एक अपने आप में क्वालिटी है। तो इसीलिए आज एक कवर करेंगे। आज बात करेंगे शुक्र ग्रह जो एक तारा है, दूसरे हमारे बृहस्पति महाराज हैं, गुरु ग्रह। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, हो सकता है अगली टर्न जो है फिर वो बृहस्पति देवता की हो। क्या कारण है जो पंडित जी कहते हैं कि तारा डूब गया है, और शुक्र ग्रह के डूबने पर क्यों मांगलिक कार्य हम लोग बंद कर देते हैं, इसका वैदिक तथ्य क्या है। अब कई लोग तो बोलते हैं कि पंडित जी तो बहानेबाजी कर रहे हैं, हमारे घर आना नहीं चाहते।
इसलिए भानने वाले हैं। लेकिन जिनके पास पंचांग है, पंचांग दिवाकर पुस्तक आती है ना, उसके अंदर सब कुछ होता है, सूर्य अस्त उदय तिथि पूरा ज्ञान उसके अंदर होता है। आप भी लेकर के उसको देख सकते हैं, पंचांग दिवाकर बोलते हैं उसको, पंचांग। तो पंडित जी जो हैं वो बताते हैं तारा डूबने का अर्थ है ग्रह का अस्त हो जाना। अब ग्रह अस्त कैसे होता है? अब ये कुंडली के बारे में एक अलग विवेचन है कि जब कुंडली के अंदर कोई ग्रह, किसी पर्सनल आदमी की कुंडली में कोई ग्रह अस्त हो जाता है, वो एक अलग कंडीशन है। और एक है जो गोचर में, जब जो ग्रह अपने अपने गोचर में अलग अलग राशियों में जब विचरण करते हैं, तो वहाँ जब वो, जैसे हम आज शुक्र ग्रह की बात कर रहे हैं, कोई भी ग्रह जब जो है भगवान सूर्य के अंश के बहुत नज़दीक आ जाता है तो उसको अस्त माना जाता है। सूर्य देव उग्र है ना, तो जो भी कोई ग्रह सूर्य देव के बिल्कुल ही निकट आ जाता है, जो हम क्लोज कंजक्शन की बात करते हैं कि 10 अंशों से 11 अंशों से अंदर आ गया, तो उसको अस्त मान लिया जाता है। और अस्त का मतलब यह है कि सूर्य के प्रभाव में वो ग्रह फिर अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा पाता। जैसे हम कह लेते हैं कि जीरो जीरो है जी, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। अब कई बार ऐसा होता था कि ये एक बहुत पुरानी सोच है कि दो राजा महाराजों के घर में क्या होता था कि अगर दो पुत्र हैं तो एक को एक दूर स्थान पे बिठा दिया और दूसरे को एक दूसरे स्थान पे बिठा दिया, थोड़ी थोड़ी दूरी पर। एक को एक राज्य अलग दे दिया, दूसरे को दूसरा राज्य। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि बहुत पुरानी कहावत है कि एक म्यान में दो तलवारें और एक ही राज्य में दो राजा नहीं रह सकते। अब एक तरफ सूर्य जो ग्रहों का राजा है, जब कोई भी ग्रह उसकी सानिध्य में आ जाता है, बहुत ही कम अंशों पे पास आ जाता है सूर्य देव के, तो फिर जो सूर्य देव की जो किरणें हैं या जो सूर्य देव का जो प्रभाव है, वहाँ पे वो ग्रह अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा पाता। तो जब शुक्र ग्रह अस्त हो जाते हैं, सूर्य के बहुत अंशों के पास आ गए, पृथ्वी से दूर कई बार अलग उस पर चले जाते हैं, तो फिर शुक्र ग्रह को अस्त मान लिया जाता है कि उन दिनों में शुक्र ग्रह जो है वो अपना पूरा प्रभाव दिखाने में समर्थ नहीं होते। तभी तो बोलते हैं ना कि मांगलिक कार्य नहीं करना उसमें। विवाह क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि पुरुषों की कुंडली में ज़्यादातर शुक्र जो है वो स्त्री का कारक होता है। और जो आगे चर्चा बाद में करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, शिव शक्तो। बृहस्पति भी जो है वो कन्याओं की कुंडलियों में पति का कारक होता है बृहस्पति। तो इसीलिए जब शुक्र ग्रह हमारा डूब जाता है तो शुक्र जो है वो, उसको प्रेम का कारक कहा जाता है, दाम्पत्य सुख का कारक कहा जाता है। जितनी लग्जरी हैं हमारे घर की ज़्यादातर, तो वो शुक्र के हिसाब से देखी जाती हैं। हालांकि बृहस्पति भी आपको समृद्धि देता है, लेकिन शुक्र थोड़ा लग्जूरियस टाइप का एक ग्रह है, जैसे कि बड़ी गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस और सैर सपाटा, जो लग्जरी से रिलेटेड है। अब जैसे वहीं अदर हैंड पे जो बृहस्पति है वो ज़्यादातर यात्राएं करना वो भी पसंद करता है, लेकिन ज्ञान से जुड़ी हुई यात्राएं या समृद्धि जो है वो ज़्यादातर आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़ी होती है। लेकिन यहाँ अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। शुक्र को चाहिए होता है जो मौज मस्ती एंड ऑल, जो लग्जरी और फन लविंग लाइफ है। इसलिए आप देखेंगे बड़े बड़े जो फिल्म स्टार्स हैं, उनके कहीं ना कहीं उनके फिल्मी करियर के पीछे भी शुक्र का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ होता है। कई बार बहुत सारे ग्रह हैं ना फिल्म सिटी में भी जो कारक हैं, जो देखते हैं हम लोग, क्योंकि शुक्र कला के क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व करता है। गायन कला हो गई, एक्टिंग हो गया, तो और भी बहुत सारे ग्रह हैं। जैसे राहु भी कहीं ना कहीं जो फिल्म सिटी है उसको डिनोट करता है, क्योंकि माया का ग्रह है ना, और वो मायापुरी है। और जब शुक्र देवता डूब जाते हैं तो अभी कहते हैं कि भैया विवाह मत कीजिए, नहीं तो आगे चल के इनका जो वैवाहिक जीवन है उसमें ना तो वो दाम्पत्य सुख पूरी तरह से मिलने का एक चांस कम हो जाता है,
और जब बड़े बूढ़े कुछ कहते हैं तो वो चीज़ें भी लोगों के दिमाग में बैठ जाती हैं कि यार अब शादी करनी है, एक ही बार करनी है, कोई ऐसा गलत समय पे हम विवाह ना कर लें। जो समझदार लोग हैं कि जाएंगे पंडित जी के पास, पहले जाते थे, मुहूर्त पूछते थे। आजकल तो जजमान खुद मुहूर्त बता रहे हैं पंडितों को, संडे को आ जाना जी, संडे को करेंगे। अब संडे को चाहे भद्रा लगी हो, राहु काल, जिस समय लगन बेदी में विवाह होना है उस टाइम राहु काल लगा हुआ हो, गंडमूल चल रहे हों, और कई बार तो पंचक लगे हुए होते हैं। तो मैं थोड़ी विवादित बात के ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ। अब कई लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं यार हमारे माँ बाप की भी मैरिज जो है कुंडली देख के नहीं हुई थी। तो हो सकता है आपके माँ बाप के ज़माने में उन्होंने वो समय ना देखा हो। जो आपके ज़माने में जो फैसिलिटी है आजकल, तो आप इंटरनेट पे बैठे बैठे अपना बर्थ चार्ट तैयार करके पूरी प्रेडिक्शंस देख सकते हैं, कैलकुलेशंस भी एक्यूरेसी के साथ। पहले के ज़माने में हर जगह नहीं पंडित जी मिलते थे कि अब, और टाइम भी नहीं नोट करते थे। जो दाइयाँ होती थी कई बार घर में, जब बच्चे पैदा होते थे तो हर एक दाई नोट नहीं करती थी टाइम को। कई कई जगह पे तो घड़ियों की व्यवस्था ही नहीं होती थी, कई कई गाँव में तो। पर जब आपके पास है, आप लोगों के बच्चे हॉस्पिटल्स में पैदा हो रहे हैं, नर्सिंग होम में पैदा हो रहे हैं, तो वहाँ घड़ियाँ भी हैं और टाइम नोट करने वाले पेन भी हैं। तो फिर आप चांस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा, देखो मैं ये भगवान की कृपा है, कई बार जो लोग कुंडली मिलान नहीं करके मैरिज करते हैं, हो सकता है उनकी कुंडली में कोई खराब योग ना हो, तो अब लोग एग्जाम्पल देना शुरू करते हैं, उनकी देखो, उनकी भी तो अच्छी चल रही है बिना कुंडली देखे शादी की। क्योंकि हर किसी का जो भाग्य है वो अलग है, हर किसी का जो संचित कर्म है पिछला वो अलग है। तो वही बात है कि आप चांस क्यों ले रहे हैं? अगर आपके पास बच्चों की कुंडली है तो वैसे तो अब के मॉडर्न ज़माने में तो उनकी प्रिडिक्शंस पहले देख लेनी चाहिए। कई बार कुछ ऐसे गलत योग होते हैं बच्चे की कुंडली में। जैसे मैं बात कर रहा था कि कुंडली में भी मान लो अगर कोई योग कारक ग्रह है वो अस्त हो गया है, जो बच्चे को फल देने का जिसने काम करना था, जो बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है उस बच्चे की कुंडली में, तो उसको बल देने का काम फिर वो ज्योतिषी वहाँ पे काम आता है। और हर एक ज्योतिष ठग नहीं होता। ये हम फलाने फलाने पंडित जी के पास गए थे, उनको इतने लाखों हमने करा दिए, ये अनुष्ठान करा लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया। तो जब आपका भाव अच्छा होगा, उस परम पिता परमेश्वर को आप अच्छे मन से प्रार्थना करेंगे, तो अपने आप ही कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा मार्ग वो आपके जीवन में ज़रूर आपको देगा, जो आपको सही ज्ञान दे, सही मार्ग बताए। अभी जो बातें हमारी चल रही है वो उन्हीं की मर्ज़ी है, वो इसमें कोई मेरी वो नहीं है कि मैं ज्ञान साथ में ले गया, जो मिला लेकिन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वो जो चलाने वाला है सृष्टि को, उसकी इच्छा है कि ये बातें बाहर आएँ। इसमें मेरी दास की कोई औकात नहीं है। ये तो भगवान भोलेनाथ की, माँ जगदम्बा की जब कृपा हो जाती है कई बार, तो जो अनपढ़ भी हैं वो भी विद्वान होकर के फिर कुंडलियाँ बनाने और कुंडलियाँ देखना शुरू कर देते हैं। तो ये माँ भगवती की और शंकर जी की कृपा है, जो ग्रहों की चाल का पूरा ब्यौरा रखते हैं। तो इसीलिए जब शुक्र ग्रह डूब जाता है, जब लग्जरी का हमारा कारक ग्रह डूब जाता है, तो मना करते हैं कि उसके बीच में आप विवाह कार्यक्रम ना कीजिए, मुंडन मत करवाइए, यज्ञोपवीत संस्कार मत करवाइए, भूमि पूजन, गृह प्रवेश मत करवाइए, क्योंकि वो समय अनुकूल नहीं है। और जब ग्रह अपनी अच्छी अच्छी बलाबल में बैठे होते हैं, अपने अच्छे गोचर में बैठे होते हैं, वहीं पे तभी तो पंडित जी मुहूर्त देखते हैं ना, कि अगर आपने अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी जमा कर करके आप बच्चों की शादियां कर रहे हैं या नया घर बना रहे हैं, तो उस समय पर कीजिए जो आपके लिए, जो समय आने वाला है वो शुभ ही शुभ हो। और विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले, वहाँ पे भी काल की बात की है कि समय ही खराब है। कई बार ऐसा होता है वाकई में हमारा समय खराब होता है। आज पता लगे सुबह समय खराब था तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है, कोई भी कारण हो सकता है, XYZ। और शाम को जब राहु काल टल गया, बाइक या कार को चाबी लगाई तो ड्रर चल रही है बड़ी मस्त। होता है सब कुछ भी।
आपके साथ भी हुआ है? ज़रूर बताइए। फिर उसमें भी चर्चा हेल्दी होगी कि क्यों कारण होता है कि अकस्मात ही लोगों के घर में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कई बार ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, गाड़ियाँ खुद ब खुद ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। तो वो भी ग्रहों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती हैं। क्यों कई लोगों को लगता है कि कई बार बहुत सारे लोग हमारे को बार बार परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी तो मैं कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखिए कि हो सकता है अगर आगे बहुत जल्दी एस्ट्रोलॉजिकल सीरीज़ लाने की भी एक सोच चल रही है। आपका प्रेम मिलता रहेगा तो ज़रूर, क्योंकि ज्योतिष थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली इट्स अ वेरी वास्ट नॉलेज। एक समुद्र की तरह है, उसके बीच जा करके गोते लगा करके छान करके रिसर्च कर करके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस ले करके फिर वो चीज़ें आप तक लाई जाती हैं जो आसान नहीं है सबके लिए। पर जब आपका प्रेम मिलेगा तो वो ऊर्जा बनेगी, वो ऊर्जा बनेगी तो प्रभु के आगे प्रार्थनाएं होंगी तो प्रभु भी कृपा करेंगे। तो फिर मार्ग और वो जो ज्ञान की गंगा है वो फिर ज़रूर बहेगी जब उनकी कृपा होगी। तो इसीलिए विनती हुई है जिनके पास अपनी अपनी कुंडलियाँ हैं, जो चाहते हैं तो ज़रूर चेक करें कि जब आप वो कार्यक्रम कर रहे हैं अपने महत्वपूर्ण जीवन से जुड़ा हुआ, चाहे आप घर ले रहे हैं, गृह प्रवेश कर रहे हैं, बच्चों की शादियाँ कर रहे हैं, एंगेजमेंट कर रहे हैं, तो ज़रूर चेक करें कि कहीं तारा डूबा हुआ तो नहीं है। एक तारा शुक्र ग्रह। और जैसे मैंने आपको कहा कि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा कि नेक्स्ट टर्न जो होगी शायद जो दूसरा तारा है हमारा, कि क्यों बृहस्पति के डूबने पर हम वो कार्य नहीं करते, बृहस्पति किन किन चीज़ों का कारक है, तो उस पर बात हम अगली वीडियो में डिटेल में करने की कोशिश करेंगे। कि आज सिर्फ शुक्र ग्रह नाम की डिश खाइए, आसानी से पच जाएगी, फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। तो धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो इसीलिए जब कोई विद्वान आपको कोई बताता है तो ज़रूर, अगर आप यजमान हैं तो ज़रूर सुनिए कि वो क्यों मना कर रहे हैं कि इस टाइम में आप विवाह मत कीजिए। और कई बार तो ऐसे सच में ही कई बार पोंगा पंडित भी टकर जाते हैं कि खुद वो दो दो चार जगह पैर फंसाए हुए होते हैं, पांचवी जगह जा नहीं सकते, तो जजमान को कोने को बहाना मार देते हैं, राहु काल बैठा हुआ है, इस दिन मत करना। तो मेरे भाइयों, आपके पास आज की डेट में इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। पंचांग आप लोग ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं कि हर एक कुछ आ जाता है आज की डेट में। तो बर्थ चार्ट, सनराइज सनसेट, कौन सा योग लगा हुआ है, राहु काल कितने बजे है, अभिजीत मुहूर्त अगर है तो नहीं है, अग्निवास कहाँ का है, सब चीज़ें धीरे धीरे जब एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ों में आप धीरे धीरे जिनको इंटरेस्ट है तो, पर वही बात है कि मैं हर बार कहता हूँ कि चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब आप वीडियोस को पूरा देखेंगे बिना स्किप किए तो हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट ना छूटे। अब कई बार स्किप कर करके देखते रहते हैं तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ही छूट जाता है, फिर अधूरा ज्ञान जो है वो खतरनाक है। इसीलिए जब कोई विद्वान कोई मुहूर्त आपको देता है तो खुद भी उसका आंकलन कीजिए कि हाँ एक्चुअल में अगर पंडित जी बोले राहु काल है तो राहु काल है, तारा डूबा हुआ तो है, कितनी तारीख से कितनी तारीख तक है, वो सब आ जाता है आजकल। तो इंटरनेट पे तो एक बाढ़ आई हुई है आजकल, तो कि ब्लॉग्स अलग अलग हैं, यूट्यूब पे वीडियोस अलग अलग हैं, बट ऑथेंटिक जो चीज़ें हैं वो बहुत कम मिलती। कई तो ऐसे महानुभाव हैं कि वो अपना ब्लॉग टाइप कर देते हैं और वहाँ पे मिस्टेक कर दी, और वो जो फॉलो करने वाले होते हैं वो भी वो गलत टाइमिंग फॉलो कर देते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से। तो दो चार जगह उस चीज़ को ज़रूर वेरीफाई करें, चेक करें कि ये वाले महाराज जी ने ये लिखा है, दो वाले महाराज जी ने क्या लिखा है। दो जगह पता कर लेंगे, कोई उसका नुकसान थोड़ी है, उसका लाभ ही है। जितनी ज़्यादा दुकानों पे जाके रेट पता करोगे पता लग जाएगा ना कि भैया मार्केट में मैक्सिममली रेट कितने का है। हो सकता है दो दुकान 40 रुपये की चीज़ बेच रही हो, एक पे 30 रुपये की बिक रही हो, पर क्वालिटी ज़रूर चेक करें, क्योंकि जिस चीज़ की क्वालिटी होगी उसका दाम भी उतने हाई राइज होने के चांसेस होते हैं। पर पता लग जाता है जब एक बार असली शहद को चाटोगे और नकली शहद जो बहुत मार्केटों में बिकता है, तो उसका डिफरेंस आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि भैया एक शहद असली वाला बिक रहा था 100 रुपये का और नकली वाला बिक रहा था 50 रुपये का, तो वो 50 तो बर्बाद ही हैं कि उसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं है, और ऐसा शहद तो मैंने आज तक खाया ही नहीं। तो यही असली ज्ञान होता है
जब असली ज्ञान मिल जाता है तो मन शांत हो जाता है और आपको मार्ग मिल जाता है। और ये था मित्रों वीडियो। चर्चा बहुत लंबी है, तारा डूबने के बारे में भी, तो हो सकता है आगे ये चर्चा जारी रहे। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मोटे मोटे तौर पे समझ आ गया होगा कि तारा डूबना क्या होता है। फिर भी अगर कोई आपको क्वेरी हो तो आप मर्यादित शुद्ध भाषा में कमेंट कर सकते हैं कि आप चाहें किस बारे में वीडियो बनाई जाए। कोशिश हमारी होगी, अगर टॉपिक अच्छा होगा, ज्ञानवर्धक होगा, लोगों के लाभ के लिए होगा, तो जल्दी इसको बनाने की कोशिश होगी। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपके समस्त परिवार पे भगवान नारायण जी की, माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे और आप अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर हमेशा अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।